हमने ऑनलाइन सिस्टम में आपको शायद बताया होगा या मैं आपको दोबारा बता दूं कि दो पार्ट हमने एग्जाम के रखे हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। 23 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन द क्लास, इन द क्लास। आई एक्सपेक्ट दैट ऑल 44 students, 43 students should join the class, and in tomorrow exam also all the students should participate. Nobody should be absent, because this practice exam is going to be very beneficial for you कि ऑनलाइन स्टडी मेथड में आपको कितना समझ में आया, कितना आप उसको कवर कर पाए, उसका एक ये जजमेंट है, एक इवैल्यूएशन है उसका। भले आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इस बात का आपको अंदर एक असेसमेंट हो जाएगा, और फिर हम इस एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे आप आगे ही प्लानिंग कर सकते हैं कि अभी आपके हाथ में 4 मंथ है, तो आने वाले 4 मंथ में आपको कैसे स्टडी करनी है, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, किन पे आपको ज्यादा रिवाइज करना है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब बातें आपको एक कॉन्फिडेंस एग्जाम से ही पता लगेगी, क्योंकि पहली बार हम इतने ज्यादा सिलेबस का एग्जाम ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हमने कवर किया है इन कॉन्फिडेंस पेपर। कॉन्फिडेंस पेपर का जो सिलेबस है वो आपका 80% सिलेबस, केवल हमने ज्यादा 3 चैप्टर छोड़े हैं हार्डली। एक हमने वे ऑप्टिक छोड़ा है, एक न्यूक्लियर छोड़ा है, एक सेमीकंडक्टर छोड़ा, बाकी पूरा सिलेबस आपको हम दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3 चैप्टर को छोड़ के कंप्लीट सिलेबस आपका आ रहा है। न्यूक्लियर भी हमने हटा दिया है बच्चों, कुछ बी और सी सेक्शन में कुछ शायद वो नहीं हो पाया था पूरा, इसलिए न्यूक्लियर को भी हमने हटा दिया। मैंने पहले बोला था कि न्यूक्लियर आएगा, लेकिन अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि न्यूक्लियर चैप्टर भी हमने हटा दिया है, अभी एटम तक आएगा। ठीक है, और ब्लूप्रिंट मैंने शेयर किया था आपसे 2-3 दिन पहले। आप आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द ब्लूप्रिंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ब्लूप्रिंट मतलब किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चंस का पैटर्न आएगा। बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का किस में से आएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आएंगे, 3 मार्क्स कितने आएंगे, लाइक दैट। तो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी यू हैव गॉट, आई पुट इन द ग्रुप सम 3-4 days ago। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करके आपका जो फर्स्ट बुक तो कंप्लीट हो गई, उसके अंदर तो कोई चैप्टर में छोड़ा नहीं है। फर्स्ट बुक तो कंप्लीट आएगी आपकी कॉन्फिडेंस में कल, और सेकंड बुक में रे ऑप्टिक्स हो गया आपका, और फिर रे ऑप्टिक्स हटा दिया है क्योंकि वो हुआ ही नहीं हमारा। फिर ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम, मतलब सेकंड बुक के 3 चैप्टर लिए हैं और फर्स्ट बुक कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से हमने ये आपका सिलेबस ऑलरेडी आपको सबको बता दिया गया था पहले। तो अब आपको जो है ये पेपर 2 पार्ट में देना है। 2 पार्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको आई थिंक एग्जाम डिपार्टमेंट से बता दिया जाएगा, अभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे। एक आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट मीन्स आपको वो व्हाट्सएप जो आपका माई सीबीएसई गाइड पे आपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया था मंथ एंड में, आपको याद होगा कि आपने स्टार्टिंग में जुलाई अगस्त के महीने में क्विज के रूप में ऑब्जेक्टिव पेपर दिया था, नहीं दिया था, जिसमें आपको लॉगिन करना था माई सीबीएसई गाइड पे अपने मेल आईडी से। उसी पैटर्न से आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का। तो पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चंस के लगभग आएंगे, 18-20 क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने ब्लूप्रिंट में बताए हैं। तो उनको करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पेपर आपका जो होगा वो गूगल मीट पे आपका स्क्रीन शेयरिंग वाले मेथड पे आपको शेयर किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपको एज इट इज वो ऑन द स्पॉट आंसर देने हैं स्क्रीन पे, राइट एंड रॉन्ग का जो आपको लगाना है, राइट क्लिक लगाना है। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स का, और अब की बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, सॉरी वैल्यू बेस्ड नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जोड़ा गया है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये सब आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आएंगे। तो सब्जेक्टिव पार्ट आपको एज यूजुअल अपने नोटबुक में सोल्व करना है ईमानदारी से, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी कॉपिंग, क्योंकि ऑनलाइन मोड में वैसे हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि आप पे हम ऑनलाइन कैमरे के थ्रू नजर रखें, लेकिन फिर भी कई बच्चे होते हैं जो तरीके निकाल लेते हैं कॉपी करने के।
लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि दीज मार्क्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑफ योर एनी रिजल्ट एट एनी लेवल। आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को इन मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप भी जानते हैं दीज आर ओनली प्रैक्टिस एग्जाम। तो क्यों ना इसको ऑनेस्टली दिया जाए, ईमानदारी से दिया जाए, ताकि आपको एक रियल असेसमेंट मिल सके, रियल असेस आपका हो सके कि भाई मैं तो यही चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी इसमें कॉपी ना करें, भले आपको पेपर आधा ही क्यों ना आता हो आप आधा पेपर करें, आपको चाहे 10 क्वेश्चन ही आते हो तो आप 10 क्वेश्चन करें, लेकिन जो भी करें वो ईमानदारी से करें, किसी की कॉपिंग करे बिना, चीटिंग करे बिना, क्योंकि इससे आप क्या कर पाएंगे, एक रियल असेसमेंट कर पाएंगे। और इधर उधर से कॉपी करके या मान लो कैमरा ऑफ करके या मान लो नीचे लगा के आप कॉपी तो कर लेंगे और मान लो 70 में से आप 55-60 मार्क्स भी ले आएंगे, लेकिन दैट विल नॉट बी योर रियल असेसमेंट। बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका, बोर्ड एग्जाम तो ऑफलाइन ही होना है, उसके लिए तो आपको क्लास में आना है, स्कूल में आना है एग्जाम देने, वहां पे फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा सभी बच्चों से कि यू ऑल शुड बी वेरी ऑनेस्ट व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन। ये ना सोचे कि सर हमें कैमरे के थ्रू देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, बट यू शुड बी ऑनेस्ट एट योर लेवल। आपको अपने लेवल पे क्या रहना है? ऑनेस्ट रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्षा इज आस्किंग हाउ मेनी कॉन्फिडेंस, अभी एक तो दे लो पहले, दूसरा का ही बता देंगे, ठीक है? अभी पहला कॉन्फिडेंस एग्जाम पे कंसेंट करो, आगे भी कॉन्फिडेंस एग्जाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब 4 महीने का गैप मिल गया है हमको, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 महीने में आपका एक भी एग्जाम ना लें और ऐसे आपको छोड़ दें। तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस और होगा, 2 भी हो सकते हैं। और यदि परमिशन मिल जाती है बच्चों को स्कूल आने की आफ्टर 15 जनवरी और इनकमिंग, तो डेफिनेटली आने वाला जो कॉन्फिडेंस एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, मतलब आपको स्कूल में बैठा के दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ऑलवेज देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कॉन्फिडेंस एग्जाम इन कमिंग मंथ्स, बट अभी आपको इस एग्जाम पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है बच्चों? तो अपना जो चैप्टर सिलेबस आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर है, ठीक है? तो आज मेरी जो क्लास है ये डाउट क्लास, अब डाउट हो सकता है आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे ज्यादा समय हमारे पास हालांकि है नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके को डाउट हो तो आप पूछ लें, तो छोटे मोटे डाउट्स हो तो। बाकी मैं एक जनरल आपको आइडिया देने आया हूँ पेपर का, ठीक है? आपको किन किन चीजों पे ज्यादा मेहनत करनी है, डेरिवेशन में आपको कौन से टॉपिक, तो देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर का तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है ना? थ्योरी वगैरह आपको थोड़े डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, कंसेप्ट डीप में थोड़ा पता होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आप जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट आराम से कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो हमने भी नहीं रखी है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट तो आपको, अभी सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं मेन तो, ठीक है? तो 2 चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आते हैं आपके। और उसके बाद कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको हमने बहुत पहले ही करा दिया था आपको, अर्ली टाइम में। तो इसमें मेन पार्ट जो है वो है एक डाइपोल वाला पार्ट। डाइपोल वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने भी टॉपिक्स हैं दोनों चैप्टर में मिला के, वो आपको थोड़ा अच्छी तरह कवर करने हैं। मैं इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। डिलीटेड टॉपिक्स नहीं आएंगे कॉन्फिडेंस एग्जाम में, ये श्योर है। डिलीटेड टॉपिक्स आप अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो डिलीटेड टॉपिक्स अभी हमारे पास अच्छा टाइम मिलेगा तो डिलीटेड टॉपिक्स को भी कवर करवा देंगे जेईई मेन एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से।
और क्योंकि वो वहाँ पे आ सकते हैं, बोर्ड में तो नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। डाइपोल के एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अपन ने 2 kp/r3, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस डाइपोल पे रखने वाला टॉर्क अपने निकाला था। टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने निकाला था। फिर हम बात करें तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे पहले वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमने निकाला था। फिर हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था -E cos थीटा। मैं देखो फॉर्मूले भी आपको बताता जा रहा हूँ, रिवाइज कराता जा रहा हूँ साथ साथ। आप लोग सोचे कि आपको ये फॉर्मूले आते थे कि नहीं आते थे मेरे बताने से पहले। आते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप थोड़ा उसको और प्रैक्टिस करें। और एक टॉपिक मैंने नहीं बोला, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल का डेरिवेशन जो अपन निकालते थे r डिस्टेंस और थीटा एंगल पे, इफ यू रिमेंबर, जो आता था kp cos थीटा अपॉन r² - a² cos² थीटा। और उसी फॉर्मूले में हमने थीटा 0 डिग्री रख देते थे, तो थीटा 0 डिग्री रखने पर हमारे को मिल जाता था पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन। और उसी पे अब जब 90 डिग्री रख देते तो पोटेंशियल 0 आ जाता था। तो हमने बोला था कि एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो ये सारे डेरिवेशन डाइपोल के आपको एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने, इनमें से बहुत कुछ आपके पेपर में मिल सकता है। और वो चाहे 1 मार्क्स से मिले, चाहे 2 मार्क्स से मिले, चाहे 3 में या 5 में, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है बच्चों, तो एक है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आता है गॉस थ्योरम वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को ऑलरेडी छोटा कर दिया गया है क्योंकि उसमें डेरिवेशन आपके डिलीट कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल आपको डिलीट कर दिया गया है। यानी अब गॉस थ्योरम के 2 ही डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इस साल। एक तो वायर वाला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन चार्ज, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर। ठीक है, गॉस थ्योरम में आपको क्या प्रिपेयर करना है, देखो ध्यान से सुन लीजिए। गॉस थ्योरम में 2 ही डेरिवेशन मिले हैं। एक तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जिससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनफाइनाइट लेंथ वाला करना है आपको। इनफाइनाइट लेंथ का एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हैविंग द चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताई थी हमने, जिसका फॉर्मूला हमारा आया था 2k λ/r। ये डेरिवेशन मैंने बता रहा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूं। तो एक तो ये वाला डेरिवेशन ऑपरेटर करना है। इसमें अपन ने सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस माना था, आपको याद होना चाहिए। और सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेकर उसके तीनों फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के और हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 2k λ/r। और एक रह गया है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वाला डेरिवेशन भी आपको करना है यहां पे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसके कारण किसी पॉइंट पे जो कि हमारा आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, और एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये 2 डेरिवेशंस हमको करने हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, सो गॉस थ्योरम में यह रहेगा। फिर आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में मेन बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन जो हमने बताया था A/0/d। और कैपेसिटर भी डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब इंसुलेटर पर डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक डालने पर वो कैपेसिटर में कैसे चेंज आता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। यू ऑल नो दैट कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो वो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होती है उसका आपको पूरा डेरिवेशन करना। उस पर टी थिकनेस वाला डेरिवेशन बड़ा फेमस है कि पार्शियली अपन टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब वहां पे डाल दें, पार्शियली एक टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपन यदि वहां पे डाल दें कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा
वो हमें जरूर करना है, उसमें वो आने के चांसेस रहते हैं, मतलब जिसका रिजल्ट मुझे याद आता है, बिल्कुल याद है, बता देता हूँ आपको। ये कैपेसिटर था जैसे, और इसकी प्लेट्स के बीच में टी थिकनेस की आपने डाइलेक्ट्रिक से रखी थी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो उसका कैपेसिटेंस आया था D KF9 नोट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। K is the dielectric constant या relative permittivity, yes। तो ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटेंस एग्जाम में है। सीरीज पैरेलल और रेजिस्टेंस हटा दिया गया है, लेकिन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को जरूर करना है, उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। जितने आपको ऑनलाइन क्लासेस में जितनी प्रैक्टिस करें उतनी ही कर लोगे एक बार तो भी सफिशिएंट है एक बार को, बाकी फिर आप बाद में करते रहना, ठीक है। और आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक के जो चैप्टर्स हैं उसके सबके वीडियोस हमारे स्कूल चैनल में रखे हैं, पड़े हैं, मतलब वहाँ पे हमारा जो फिजिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th फिजिक्स का, वहाँ पे ये सब लेक्चर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अर्थ मैग्नेटिज्म और ईएमआई तक हमने कवर किया था। और उसके बाद एसी से हमने गूगल क्लासरूम पे चालू की थी क्लास, मतलब गूगल मीट पे चालू की थी, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। लेकिन ईएमआई तक के जो चैप्टर्स हैं, और उसमें रे ऑप्टिक्स भी आ गया है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स अपने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था, तो रे ऑप्टिक्स भी आपके यूट्यूब वाले लेक्चर्स में आ गया है। तो वो आपको जब भी ये लग रहा हो कि यार मुझे तो डेरिवेशन आता नहीं है, तो आप रिलेट उसका टॉपिक वाइज डले हुए हैं, वो टॉपिक्स वाइज आपके हमने डाल रखे हैं वहाँ पे। जैसा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो आप उसका वीडियो फटाफट से देख लीजिए, मैं मोबाइल पे चला के आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कराया था। कितना सुविधा है बताओ ये ऑनलाइन मोड में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारे वीडियोस आपके रखे हैं वहाँ पे। यूट्यूब लाइव से पढ़ाते थे ना उस टाइम पे हम, यूट्यूब लाइव में ऑलरेडी वो वीडियो रिकॉर्ड होता था, अपलोड रहता था ऑटोमेटिकली वो, तो डेफिनेटली यू विल हैव एन एडवांटेज, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल है। सीरीज कैपेसिटेंस 1/c प्लस इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 लाइक दैट, एंड इन पैरेलल c1 प्लस c2 प्लस c3, उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस का। और उसके बाद एक टॉपिक आता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, उसको भी इग्नोर नहीं करना है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वो ऐसा टॉपिक है उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है किसी न किसी रूप में, चाहे उसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को भी नहीं छोड़ना है। तो कैपेसिटर में क्या क्या बताया, किन चीजों में फोकस करना है। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं करने हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएंगे। हमें केवल करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब विदाउट मतलब एयर की प्रेजेंस में, और फिर डाइलेक्ट्रिक डालने, और उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, और फिर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बस ये 3-4-5 चीजें भी आप रिवाइज कर लोगे अच्छी तरह से, तो कैपेसिटर में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का आइडिया दे दिया पूरा है। डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डाउट क्लियर करूंगा तो फिर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही रह जाऊंगा, बाकी चैप्टर में नहीं ले पाऊंगा। तो मैं भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मीनवाइल यू कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर मैसेज, मेल के थ्रू, आई विल डेफिनेटली गिव यू योर आंसर्स। कुछ 1-2 क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ बच्चों के, मुझे याद आ रहा है, बच्चों ने मुझे भेजे थे, अभी मैं थोड़ा वापस से उनको रिकॉल करके उनके आंसर्स देता हूँ उनको, ठीक है। जैसे दिवांशी ने क्वेश्चन पूछा था मैग्नेटिक इफेक्ट का, वो मैं अभी तो आंसर नहीं दिया, आई नो दैट, लेकिन डेफिनेटली आई विल गिव। अभी मैं थोड़ा वापस इसको देखता हूँ, ठीक है ना। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काफी कट शॉर्ट कर दिया गया है। उसमें आपको जो मेन फोकस करना है वो एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी का जो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह के फॉर्मूले हैं उन पे आपको करना है। दूसरा किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस नहीं आएगा, लेकिन किरचॉफ लॉ से सर्किट के क्वेश्चन आएंगे। किरचॉफ लॉ से किसी भी सर्किट में करंट निकालना या रेजिस्टेंस निकालना आ सकता है, डायरेक्ट सीरीज पैरेलल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन और रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। कार्बन रजिस्टर हटा दिया गया है, कार्बन रजिस्टर नहीं करना है भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिलहाल। और उसके बाद फिर सेल वाला पूरा करना है, सेल ईएमएफ ऑफ सेल, इंटर रेजिस्टेंस और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में तो उनका जो ईएमएफ वो ऐड हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3, और इंटर रेजिस्टेंस पे ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 स्मॉल r रिप्रेजेंट किया था, और पैरेलल में 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन E2 1 अपॉन E3 लाइक है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको करनी है। बाकी व्हीटस्टोन भी बताया था मैंने, कोऑर्डिनेटर फॉर्म में 4 रजिस्टर नजर आएंगे आपको, PQRS कह दो, कुछ भी कह दो। तो ऊपर वाले 2 का रेशियो नीचे वाले 2 के रेशियो के बराबर है, तो जो बीच वाला गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई करंट पास नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। और इसी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज वाज अ मीटर ब्रिज। ये सब एक्सपेरिमेंट आपके लैब में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कर नहीं पाए ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्कूल लैब्स, बट अभी यदि मौका मिलेगा तो कराएंगे डेफिनेटली। फिर इसमें पोटेंशियोमीटर, थोड़ा सा आपको पोटेंशियोमीटर के बस 2 एप्लीकेशन आपको प्रिपेयर करनी है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स E1 एंड E2, और एक किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये 2 एप्लीकेशंस आपको अच्छी तरह से करनी है। ठीक है बच्चों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपकी क्या-क्या इंपॉर्टेंट, क्या-क्या ध्यान देना है तो मैंने आपको बता दिया है। फिर अपन आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नाम दिया है चैप्टर एनसीईआरटी में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में भी आपको साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन आपको नहीं करना है। मेनली इसमें एक तो बायो सावर्ट लगा एक ही एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कुलर ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एक्सिस। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आया था आपको, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे r रेडियस थी और उसकी करंट आई थी उसके अंदर। तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपसे बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni r स्क्वायर अपॉन 2 x square plus r square in power 3/2. This is the magnetic field due to current carrying circular coil at its axis. और इसी में जब हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमें सेंटर पे मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, दैट इज mu naught Ni upon 2r. This is the magnetic field at the center of coil. और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे कई क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, बोर्ड्स में भी आए हुए कि डायरेक्शन दिखाओ। जैसे मैंने बताया था आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम कि वायर में करंट पास हो रही है लेफ्ट टू राइट और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, तो वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैंने आपको राइट थंब रूल बताया था, वही राइट हैंड थंब रूल कि थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर में जब करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैटर्न होता है, सर्कुलर लाइन का पैटर्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहां पे टेंजेंट शुरू कर लो, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी सर्कुलर में है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज कब होगी, थंब रूल से बता सकते हैं, क्लॉकवाइज कब होगी, थंब रूल से बता सकते हैं। और वहां पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, वायर के ऊपर पूछे, नीचे पूछे, लेफ्ट पूछे, राइट पूछे, वहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप इमेजिन करके, तो वही दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ what we can say magnetic field. So that you always keep it in your mind. ठीक है ना? Yes. So this is the, और इसके बाद फिर इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो लगता है QVB sin थीटा वी गिव, और उसके आधार पे फिर 3 डेरिवेशन थे। एक करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स ILB sin थीटा बताया था, फिर टॉर्क बताया था बीना sin थीटा, NIAB sin थीटा, टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड
और उसके बाद फिर MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये सारी आपको टॉपिक रिवाइज करने हैं कि भाई हमने बताया था गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो तो गैल्वेनोमीटर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, करंट मेजर करना है, तो उसके पैरेलल में शंट वायर लगा दो, लो रेजिस्टेंस का जो शंट वायर होता है उसे लगा देते हैं, तो दैट गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट्स इनटू एमीटर। ठीक है, तो ये सारे आपको इसमें आपको दो फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, शंट का फॉर्मूला और हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए सीरीज में शंट हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कुछ था V/Ig माइनस G, इस तरह का फॉर्मूला था, और एक उसको एमीटर बदलने के लिए जो शंट का रेजिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपको निकालना है। और उसके बाद फिर एक आता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में आपको दो ही डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो सोलेनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही टॉपिक्स आपको करने हैं। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस पे देना है। मैथमेटिकल है स्टूडेंट, पूरा फिजिक्स पार्ट मैथमेटिकल है। ठीक है बच्चों, आई थिंक करेक्ट। 22 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो लगता है बच्चों का रिवीजन करने में इंटरेस्ट कम है थोड़ा है, दे डोंट वांट टू डू रिवाइज, उनको ऐसा लगता है कि हमको सब आता है। So that's why the strength is very less today. First day of the year in the school, and the strength is very less. Then ऑटोमेटिकली इसलिए तो we thought about you, हमने आपके एग्जाम के बारे में सोच के आपको आज हमने मौका दिया है, और आपकी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं रखी है आज। Already one class was kept for you only in examination. Only one class was kept. And that class was only of physics also, because physics का ही पेपर कल है तो फिजिक्स की क्लास रखी गई थी, बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लास नहीं रखी गई थी। ठीक है ना, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, ताकि आपको ये न मौका मिले कि हमने आपको जो है वो प्रॉपर मौका नहीं दिया, वो भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। हमने बाकायदा आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया है, और विंटर ब्रेक का टाइम तो पूरा ही आपके पास था, फ्री था, स्कूल की क्लास नहीं लगी थी उसमें बिल्कुल भी। यू हैड अ सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन। फिर एक चैप्टर इसमें बताया मैटर एंड मैग्नेटिज्म। सौमिक जैन ने भी मैसेज किया है मैटर और मैग्नेटिज्म। तो मैटर और मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा ध्यान देना है अर्थ मैग्नेटिज्म पर। आई रिपीट, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद मैटर एंड मैग्नेटिज्म, उसमें जो सबसे ज्यादा कंसिडरेबल है दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। जो अच्छा टॉपिक है जिसको आने लगा आप कह सकते हैं 100% जिसका आने का चांसेस आप कह सकते हैं दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। तो उसमें मैंने काफी डिटेल से आपको पढ़ाया था, ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने। तो अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने आपको काफी बताया था कि भाई एक तो हमारा जो अर्थ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, उसके एविडेंस मैंने बताए थे कि अर्थ के अंदर बार मैग्नेट मिल रहा है, बार अर्थ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं डिगिंग करने पे, माइनिंग करने पर, और एक बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने पे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके स्टैंड कर रहा है, तो अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए। फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या क्या याद रखना है, एंगल ऑफ, क्या बताया था मैंने, 3 प्रॉपर्टीज बताई थी। उससे पहले मैंने 2 बातें बताई थी, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना, कि एक पूरी कंपास नीडल को अपन अर्थ के ऊपर पूरा एक राउंड लगवाएं, चक्कर लगवाएं, तो वो 2 जगह पे वर्टिकल हो जाती है, 2 जगह पे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो जिन 2 जगहों पर वो नीडल वर्टिकल हो जाती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ, और जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। और इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, बहुत स्मॉल एंगल होता है, तकरीबन 15 से 20 डिग्री के बीच का। और मैग्नेटिक, हाँ कई जगह 11 से 20 भी सही है दिवांशी, मैं 15 से 20 बोला, कोई बात नहीं। और मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा होता है ना, इसी एंगल को क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। और उसके बाद एक आया था एंगल ऑफ डिप, कि मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है मेरिडियन की,
दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप। जो हमने बताया था कि पोल्स पे तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाता है और मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। और उसके बाद हमने बताया था कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की अपन मैग्नेटिक मेरिडियन में दो कंपोनेंट कर सकते हैं, BH sin BH cos थीटा, BH इक्वल्स टू B cos थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और एक B sin थीटा, ये B पे जब लगा सकते हैं आप सब बात है। So these two component of the earth magnetic field we discussed। इनके ऊपर कई बार 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे थीटा दे देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लेगा 90। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। -4 -5 यानी 1 गॉस का वो होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है अर्थ मैग्नेटिज्म पे, और बाकी तो फिर मैंने फॉर्मूले बताए थे, बाकी कंपैरिजन करके बताया था काफी चीजें, ठीक है ना। हिस्ट्री से हट गया है, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और क्या बोलते हैं तीसरा क्या था, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये तीनों मटेरियल हट गए हैं, इनको नहीं करना है। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटिटीज मैंने कराई थी वो करनी है, उनकी डेफिनेट बताई थी ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एक वो ससेप्टिबिलिटी कप काईएम, क्यूरी लॉ, HBM, यस ये सब बताया था। HBM चिदेश शर्मा ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा था, HBM याद रखना, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। ये सब आपको करना है। तो सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको किन चीजों पर फोकस करना है। मेनली अर्थ मैग्नेटिज्म पर फोकस करना है, और मैग्नेटिक क्वांटिटी जो बताई है पिछले देश ने HBM, उस पर कंसंट्रेट करना है, ज्यादातर इस पे कंसंट्रेट करना है आपको, तो आपका काम हो जाएगा। और फिर आया था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत अच्छा चैप्टर था, फेराडे कांसेप्ट, फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि भाई कोई भी कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाने के कारण एक करंट आता है, इंड्यूस वोल्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको EMI चैप्टर नंबर 6 के बाद में, जिसको हमने बोला है EMI, वो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको मोशनल EMF पे ध्यान देना, मोशनल EMF और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे ज्यादा फोकस आपको इन तीन टॉपिक पे ज्यादा करना है, मोशनल EMF, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। समझ आ गई बच्चों ये। और बाकी एडी करंट के 2-3 एडवांटेज याद कर लेना, 2-3 हार्मफुल इफेक्ट याद कर लेना, और वो बताया था ना मैंने लैमिनेटेड आयरन कोर बनाते हैं, वो सब याद कर लेना थोड़ा ढंग से, वो एग्जाम में आ सकता है। मेन फोकस इस पे करना है, मोशनल EMF बताया था BBL sin थीटा, और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो EMI में, और उसके बाद फिर AC से हम गूगल क्लासरूम पे आ गए थे, गूगल मीट पे आ गए थे हम। तो AC में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्किट्स, जो हमने बताया था L सर्किट, C सर्किट, LCR सर्किट। LCR सर्किट में रेजोनेंस पूरा प्रिपरेशन करना है, सर्किट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो हमारा AC वाला चैप्टर है, उस AC वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा ध्यान देना है सर्किट्स पे। इंडक्टर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में बताया था π/2 एंगल होता है, करंट पीछे रहती है, वोल्टेज आगे रहती है। कैपेसिटर सर्किट में करंट आगे हो जाती है π/2 वोल्टेज से। फिर LCR सर्किट में थीटा एंगल आ जाता है, और रेजोनेंस कंडीशन, ये सब आपको ढंग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और पावर इन LCR सर्किट, पावर फैक्टर हटा दिया गया है। और ट्रांसफॉर्मर तो देखो मशीन, उसमें AC जनरेटर में AC जनरेटर भी है, AC जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर दोनों ही मशीन्स हैं, तो मशीन्स तो आपको याद करनी ही करनी है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा लर्न करना है। और फिर रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर 9 चैप्टर, वो भी अच्छा चैप्टर है, उसको पूरा प्रिपेयर करना है। उसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वो पूरा आपको प्रिपेयर करना है ढंग से। और लेंस मेकर फॉर्मूला, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या है बोला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, वो थोड़ा सा ढंग से आपको प्रिपेयर करना है।
बाकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और एटम में तो कुछ बचता ही नहीं है इंपॉर्टेंट, वो तो पूरा ही करना है। छोटे छोटे चैप्टर है बेचारे नन्हे मुन्ने हैं। रे ऑप्टिक्स के बाद 2 चैप्टर और आते हैं, रे ऑप्टिक्स नहीं दिया है, और उसके बाद आते हैं ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर और एटम्स। तो वो तो नन्हे मुन्ने समझते हो ना, छोटे छोटे चैप्टर है बेचारे, उसमें तो कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना मुझे बताने की जरूरत है कि भाई इसमें आपको क्या करना है ना, वो तो आप कर ही लेंगे। वो तो छोटे छोटे चैप्टर और वो रिसेंटली पढ़ाए गए हैं। तो एक बार मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ, एक बार आपका अटेंडेंस। आज तो कम ही बच्चे रहे भाई, रिवीजन के नाम से बच्चे गायब हो जाते हैं। देखो फिर कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हो। जब रिवीजन कराते हैं देखो बच्चों की हालत ये होती है, बच्चे आना ही बंद कर देते हैं। जब तक चैप्टर चल रहा होता है, स्कूल में भी ये होता है, जब तक कोर्स चल रहा होता है तब तक बच्चे खूब आते हैं स्ट्रेंथ, और जैसे रिवीजन चालू होता है बच्चे आना, इंटरेस्ट दिखाना कम कर देते हैं। अभी ऑनलाइन स्टडी में भी देखो यही समझ में आ रहा है। मैंने कल डाला था रिवीजन क्लास, तो रिवीजन क्लास के नाम से देखो केवल 22-23 बच्चे रह गए, जबकि विंटर ब्रेक के पहले जो हमारी क्लासेस हुआ करती थी उसमें 35-36 बच्चे हुआ करते थे। अभी 35 से 22-23 रह गए हैं, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन तो क्या करना है, वैसे आता है, और नया थोड़ी पढ़ा रहे हैं। नया पढ़ाएंगे तो आएंगे, रिवीजन कराएंगे तो नहीं आएंगे। सब बच्चे नहीं, मतलब कुछ बच्चे, ठीक, जो अच्छे बच्चे कर रहे हैं उनको ही रिवीजन करा देंगे हमारे को। तो बच्चों मैंने इस क्लास में आपको पूरा आइडिया देने की कोशिश की है कि चैप्टर वाइज आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो यू जस्ट टेक केयर अबाउट दिस, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, और इस हिसाब से मत कीजिए कि हमारे मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे। इट इज ए सेल्फ असेसमेंट, ये एक तरह से पूरे सिलेबस का सेल्फ असेसमेंट है। मैंने बोला ना हमने ऑलरेडी 80% सिलेबस कवर कर लिया है इस टेस्ट में। तो एक सेल्फ असेसमेंट है ये कि आपने कितना सीखा, और अब आपको आने वाले जो 4 महीने हैं बोर्ड एग्जाम के पहले, उसमें कितना आपको और किन किन चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान देना, ये आपको एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिवली इसको आप प्रिपेयर कीजिए, ध्यान दीजिए, और एग्जाम तो देने ही है। सीबीएसई ने आपको रिलैक्स कर दिया है, 4 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया है। जो एग्जाम 1 मार्च से होते थे वो अब मई में होंगे, तो 2 महीने का रिलैक्सेशन मिल गया आपको आराम से, तो अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो यू टेक इट पॉजिटिवली विद दिस। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप मुझे पोस्ट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली सेंड यू द आंसर, और देन डू वेल, and then we will keep interacting now, and we will complete the remaining chapter also in the coming days. So with this I close this class. Thank you very much, students.